हमारे पास कोई कंपाउंड हो, कोई कोवलेंट कंपाउंड हो, कोई आयनिक कंपाउंड हो, अगर इन कंपाउंड्स का मुझे एक मोल पता करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उस पे हमने आने। तो इन कंपाउंड्स के लिए ना, कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट भी करूंगा बाद में, बट अभी नहीं कर रहा था कि आपको, और क्योंकि आपने इसको मॉलिक्यूलर मास के तौर पे ही लेना है। ठीक है, इवन फॉर आयनिक कंपाउंड आप इसको हम एमआर या मॉलिक्यूलर मास की लेते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक डिफरेंट टर्म यूज होती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कहते हैं? मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल उठा लूं जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो क्या होते हैं आपके पास, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं। इसको उठा के अगर मैं मास बैलेंस पे रखूं, मास बैलेंस पे उठा के रखूं, तो मेरे पास जो भी रीडिंग आएगी वो इस एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए मास की आएगी। ठीक है, कि इस सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना है। अब इतनी बात तो हमें क्लियर है कि इस सिंगल मॉलिक्यूल के मास को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, या कौन कौन से एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका मास बनाने के लिए। तो वो दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन के दो दो एटम्स आ रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का सिंगल एटम आ रहा है। ये मिलके फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की अपनी कंट्रीब्यूशन है और ऑक्सीजन की अपनी कंट्रीब्यूशन है। सेकंड टर्म जो आपने देखनी है वो है अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सेकंड टर्म है जो इंपॉर्टेंट ज्यादा, वो है जी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, यानी 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही। तो एक मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा, हमने कहा एक सिंगल एटम, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है, जबकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में हम एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकाले होते हैं, यानी 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास इकट्ठे मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए याद रखना है, इसके लिए भी एक सिंबल यूज होता है और इसको हम डिनोट करते हैं विद, डिनोटेड बाय एम आर। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको बोला करेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या अभी के लिए लिख लो कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एक मोल का मास उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है ना। हमें इधर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो इनके लिए जो टर्म यूज होती है ना, फार्मूला मास की होती है। निकालने का तरीका सेम है, जैसे एमआर निकालते हैं उसी तरह फार्मूला मास में निकालते हैं, बट टर्म थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस वजह से हम अपने सिलेबस में इसको डिस्कस नहीं करते होते। हम इसके लिए बोलेंगे इस कंपाउंड के लिए अगर आपने इसका एक मोल का मास निकालना है तो आपको उसका एमआर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एमआर इज mass of वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एक मोल का मास। इससे पहले एलिमेंट्स की बात होती है, एलिमेंट अगर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसके लिए ए आर निकाला जाता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट। ए आर के तरीके से डिनोट करते हैं। और इसी तरह अगर कोई कंपाउंड हो, इस तरह के कोई कंपाउंड हो, तो फिर आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए, एम आर निकालना चाहिए, विच इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, अब मसले की बात यह है कि एम आर की वैल्यूज पीरियोडिक टेबल में नहीं गिवन होती, क्योंकि हजारों लाखों किस्म के कंपाउंड्स हैं, उन सब के लिए फिर उठा के पीरियोडिक टेबल में लिखें तो पीरियोडिक टेबल ही मतलब बहुत बड़ा हो जाए ना। तो इस वजह से हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए या एमआर निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीखना है, जो कि हम अपने पास एक हेडिंग लगाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। अब यहाँ से हमारा असल मोस्ट जो है कैलकुलेशन वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो अपने पास लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, और ये है जी हाउ टू फाइंड द एमआर यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। हाउ टू फाइंड एमआर ऑफ अ कंपाउंड। अब एमआर निकालने के लिए आपने सबसे पहले जरा इसका फॉर्मूला समझना है। लिखते हैं हम फॉर्मूला, उसको समझते हैं, फिर जरा एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। कुछ कंपाउंड्स में लिखूंगा, उनका एमआर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो पहली एग्जांपल जो हमारे पास है, सॉरी, एमआर का जो फॉर्मूला है उसको आपने याद रखना है कि एमआर का फॉर्मूला कहता है कि जो भी एलिमेंट है उसका ए आर ले लो। जो जो एलिमेंट्स हैं, तो ए आर ऑफ एलिमेंट 1 कह लेते हैं, एलिमेंट नंबर 1 टाइम्स उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वहाँ पे, यानी कितने टाइम्स वो वहां पे मौजूद है, इसको ऐड कर दो ए आर ऑफ जो सेकंड एलिमेंट है आपके पास, टाइम्स उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास, एंड सो ऑन। जितने एलिमेंट्स उन सबके लिए यही काम करना है, और एट द एंड सबको क्या कर देना, सम कर देना है आपस में। तो जो भी पहला एलिमेंट है उसका ए आर ले लो, यानी उसका जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको उठाओ और उसके जितने एटम्स हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और प्लस ऐड करते जाओ इसको अगेन सेकंड एटम के ए आर से इनटू नंबर ऑफ एटम्स जो सेकंड एटम के हैं, फिर इसी तरह ए आर ऑफ थर्ड एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ उसके एटम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एम आर का क्या है, फॉर्मूला है। इसको जरा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि हमने क्या करना है इसके साथ। तो एक एफएक्यू आपको देता है, कहता है जी कैलकुलेट द एम आर। एफएक्यू में कहेगा जी कैलकुलेट द एम आर यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग।
ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल हम वाटर की ही ले लेते हैं, H2O। अब जब H2O का एक मोल आप मेजर कर रहे हैं तो मुझे बताओ जरा, इधर मास बैलेंस पे आपने H2O के कितने मॉलिक्यूल्स रखे होंगे? हाँ जी, इस मास बैलेंस पे H2O के कितने मॉलिक्यूल्स रखेंगे जब एक मोल ऑफ H2O मेजर करना चाह रहे हैं? तो हमें ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, जो डॉट्स बना रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने रखने पड़ेंगे? जवाब नहीं दे रहे। 6.02 इंटू 10 पावर 23, 6.6 इंटू 10 पावर 23। आपके लिए वो 02 वाली वैल्यू नहीं होती। तो 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रखूंगा जब, तो तब मेरे पास एक मोल ऑफ H2O का क्या आएगा? मैस आएगा, और मैस रीडिंग जो भी आ रही होगी उसको मैं इधर अपने पास नोट डाउन करूंगा। ठीक है ना? तो अब जरा एमआर निकालने की तरफ जाते हैं। एमआर निकालने के लिए आपने हमेशा अपने पास इसको जरा इस तरह करके लिखना है, जरा आदत डालेंगे अपने पास कि इसके एमआर निकालने के लिए इसमें सबसे पहले जरा एलिमेंट्स ना ब्रेक डाउन करके लिख लिया करो कि इसमें दो दफा तो क्या है? हाइड्रोजन है, प्लस इसमें कितनी दफा ऑक्सीजन है? वन टाइम्स इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह ब्रेक डाउन करके हम उसको लिखा करेंगे। जैसे H2O में दो हाइड्रोजन, मैंने कहा टू टाइम्स हाइड्रोजन है इसमें, और प्लस वन टाइम्स इसमें ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके H2O का मास बनाएंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने तो टू टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? टू। तो टू टाइम्स हाइड्रोजन का ए आर इधर क्या कर देना है? इंसर्ट कर देना है। एक अगर हाइड्रोजन हो उसका ए आर कितना होता है? तो हाइड्रोजन इज H11, यानी उसका ए आर इज 1 ग्राम्स। तो टू टाइम्स 1 ग्राम्स, दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स 1 ग्राम्स प्लस वन टाइम्स ऑक्सीजन होता है O816, तो ऑक्सीजन का ए आर 16 ग्राम्स। तो 1 टाइम्स 16 ग्राम्स, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये बन जाएगा हमारे पास 2 ग्राम्स प्लस 16 ग्राम्स, जो कि फाइनली बनता है 18 ग्राम्स। तो एम आर कितना आ गया हमारे पास? 18 ग्राम्स आ गया। यानी इसका मतलब है कि जब मैंने वाटर का एक मोल लिया, यानी वाटर के 6.6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स उठाए, उनका मैस मेजर किया, तो मेरे पास इधर रीडिंग क्या आ रही होगी? एम आर निकाल लिया हमने, क्या रीडिंग आ रही होगी? 18 ग्राम्स की रीडिंग आ रही होगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा है कि वाटर का एक मोल अगर मेजर करना हो तो आपने 18 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लेना है। ठीक है, तो हम इसके साथ लिख लेते हैं मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है ना? तो इसी वाटर में आपके पास 2 मोल बेसिकली हाइड्रोजन का मैस था, 1 मोल ऑक्सीजन का मैस है, ये कंबाइन होके हमारे पास वाटर का मैस दे रहे थे फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। इतनी बात समझ आ रही है? आगे एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं। हाँ जी, यार जवाब नहीं दे रहे, आवाज आ रही है आ मेरी? गई समझ से। इजाजत है। जी जी बोले, बेशक बोले यार, यार था नाराज हो जाए तो फिर मेरा दिल खफा हो जाए। बी पार्ट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 का एम आर निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है? पहले इसको जरा ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। इसके अंदर 1 टाइम्स कार्बन है, प्लस 2 टाइम्स इसमें ऑक्सीजन है, जो टोटल मास बना रहे हैं इसका। ठीक है, तो आगे क्या करना है? अब कार्बन की जगह उसका ए आर आ जाएगा, और ऑक्सीजन की जगह उसका ए आर आ जाएगा। कार्बन का ए आर एक दफा है इसके अंदर, ऑक्सीजन का ए आर इसमें 2 टाइम्स है। ठीक है ना? तो हमारे पास हम एम आर निकालने के लिए, तो 1 टाइम्स कार्बन होता है C612, यानी 12 इज द ए आर ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम्स प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन का ए आर विच इज O8 16 ग्राम्स, तो 16 ग्राम्स। तो जरा इसको ऐड करके देखो, तो ये बनता है 12 ग्राम्स प्लस ये कितना बनेगा? 32। तो 32 ग्राम्स, तो ये हमारे पास एट द एंड 44 ग्राम्स का मैस आता है एमआर के लिए। यानी ये किसका मैस है अहमद? सर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे लग रहा है कि अहमद वॉशरूम में बैठ गए। सर हेडफोन्स पहने हुए हैं। यार अहमद यार, आवाज गूंज रही है। सर कह रहा हूँ हेडफोन्स हैं। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है। यानी अगर मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, यानी अगर मैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स ले लूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये सारे CO2 मॉलिक्यूल्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, तो मैस रीडिंग कितनी आ रही है? यानी 1 मोल ऑफ CO2 ले लें तो मैस रीडिंग आ रही होगी 44 ग्राम्स इधर। दिस इज 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अब निकालना है फॉर NH3, तो हमारी एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल बनती है NH3, इसको हम बोलते हैं अमोनिया गैस। इसके लिए अगर निकालना है, तो अमोनिया के लिए अगर आपने 1 मोल का मैस निकालना, अगेन अमोनिया एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड्स के लिए तो हम AR जो है वो नहीं लिखते, हम उनके लिए MR लिखते हैं। MR निकालते हैं, MR उसके 1 मोल का मैस होता है। तो MR लिखने से पहले पहले इसको ब्रेक डाउन कर लो। इसमें एक 1 टाइम्स नाइट्रोजन है, प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन का मैस है इसमें। तो हमारे पास नाइट्रोजन होता है N714, AR इज 14 ग्राम्स, हाइड्रोजन इज H11 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 टाइम्स 14 ग्राम्स आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स हमारे पास 1 ग्राम आ जाएगा। तो ये टोटल मास कितना बनेगा? 14 ग्राम्स प्लस 3 ग्राम्स, ये बन जाएगा जी हमारे पास 17 ग्राम्स।
तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ NH3 का मास कितना होता है? 17 ग्राम्स होता है। तो अगर आपने 1 मोल NH3 मेजर करनी है तो आप 17 ग्राम्स ऑफ NH3 ले लो। ठीक है ना? तो कंपाउंड्स के लिए ये सिलसिला है। अब जल्दी से जरा एक एग्जांपल करो आप लोग फॉर मीथेन गैस। मीथेन होता है जी CH4। इसका जरा जल्दी से मैथ्स निकाल के बताओ कि कितना बनेगा। डायरेक्ट मैथ्स बताना। 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स बनेगा। हम्म। हाँ ऐसे ही है। हाँ 16 ग्राम की आ रही है। जी सर 12+4। ठीक है। सर ऐसा तो ही है। इसका अगर हमने MR निकालने हैं, मैंने तुमसे खुद नहीं पूछा क्योंकि मुझे शक है वॉशरूम में ही होगी था। बस लग तो ऐसे ही रहा जैसे आवाज गूंज रही है ना। तो एक कार्बन प्लस इसमें 4 टाइम्स हाइड्रोजन का मास है। तो हमारे पास कार्बन होता है C612। 12 इज द AR ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स H11। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम इज द AR। तो हमारे पास फाइनली बनेगा 12 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स, जो कि कितना बनता है? 16 ग्राम्स बनता है MR। ठीक है। तो 16 ग्राम्स इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन। ठीक है ना? इसी तरह अगली एग्जांपल करते हैं फॉर। तो अगली एग्जांपल आप लोग लिखें कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्योंकि ये आपको फॉर्मूला वैसे खुद से लिखना आना चाहिए, लेकिन चलो। कैल्शियम कार्बोनेट होता है Ca2+ Ca3 2-। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3। हाँ जी। तो अब इसका MR निकालने के लिए दोबारा पहले स्प्लिट करके लिख लो। एक इसमें 1 टाइम्स इसमें कैल्शियम का मास है प्लस 1 टाइम्स इसमें कार्बन का मास है प्लस 3 टाइम्स इसमें ऑक्सीजन का मास है। तो अब सिर्फ आपने मैसेज AR को क्या करना है, इधर इनपुट करना है। तो 1 टाइम्स कैल्शियम इज 40 ग्राम्स प्लस 1 टाइम्स 12 ग्राम्स कार्बन होता है C612 प्लस जो आपका ऑक्सीजन है O8 16 ग्राम्स इसका क्या होता है हमारे पास AR होता है। तो ये फाइनल रीडिंग कितनी आती है हमारे पास? तो ये बनेगा जी 40 100 ग्राम्स ग्राम्स आते प्लस 12 ग्राम्स प्लस 3 टाइम्स 16। हैं। 48। 48। तो ओवरऑल टोटल मास कितना बन गया? 100 ग्राम्स आ रही है। हाँ जी। ठीक है। तो ये हमारे पास MR कितना आ गया हमारा? 100 ग्राम्स। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर लेना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपके पास 100 ग्राम्स होता है। ठीक है ना? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट इज MgNO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन पे 1- का होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास MgNO3 होल ट्वाइस बनेगा हमारा फॉर्मूला। अब हमारे पास इधर MR निकालने के लिए दोबारा स्प्लिटिंग करना है। इधर आपको थोड़ा सी गलती कर सकते हो कि यहाँ पे 1 टाइम्स मैग्नीशियम का मास है प्लस नाइट्रोजन कितनी दफा है यहाँ पे? बताना जरा। 2 दफा। हाँ जी 2 दफा ही है या 1 दफा है? आप बताइएगा। अहमद बताएगा। अहमद। अहमद जी नाइट्रोजन सर। कितनी दफा है इस जगह पे? इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी दफा आ रहा है? नाइट्रोजन इसमें 2 दफा आ रहा है। 2 दफा आ रहा है। ये जो बाहर होल ट्वाइस लिखा है इसका मतलब है नाइट्रोजन भी 2 दफा है। ठीक है। तो 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन कितनी दफा है यहाँ पे? 6 दफा। 6 दफा है। तो 3 तो अंदर है और टाइम्स 2 तो कितना बन गया? 6 है ऑक्सीजन आपके पास। तो 6 टाइम्स ऑक्सीजन का मास। तो इसका अगर हम मास कैलकुलेट करें तो 1 टाइम्स mg होता है 12 24 ग्राम्स। तो 24 उसका क्या है AR प्लस नाइट्रोजन का AR इज 14 ग्राम्स N7 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 6 टाइम्स ऑक्सीजन का AR इज वो 8 16 ग्राम्स। यहाँ से ऐड करके जरा टोटल बताओ कितने मास आते हैं यहाँ से? 148। तो ये बनता है 148 ग्राम्स, जो कि 1 मोल का मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है। शहीर आपका माइक चलता है। शहीर माइक चलाओ अपना। चलिए जी पार्ट हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। ये चलो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। अमोनियम फॉस्फेट। तो वो बनेगा NH4 होल ट्वाइस, यानी PO4 3- होते हैं ना। ये जरा साफ करके NH4 होल थ्राइस PO4। जी शहीर माइक खोलो यार। सर अगर हम N+H4 का जो सम है उसे हाँ बिल्कुल ठीक 3 है। टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल तभी ठीक सही है। होगा ना। बिल्कुल ठीक है। तब भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है आप सेपरेट एलिमेंट्स के लिए कर लें तो ज्यादा बेहतर। इस तरह NH4 का एक दफा निकालोगे फिर 3 टाइम्स करोगे तो लंबा काम है। एलिमेंट्स में स्प्लिट करो, ज्यादा बेहतर है। 149 है ठीक है। तो MR हमारे शायद। पास जी सॉरी 149 है शायद। मैं चेक करता हूँ। तो MR हमारे पास एक इसमें नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है इसमें? 3। 3 नाइट्रोजन है। तो 3 टाइम्स इसमें नाइट्रोजन का मास प्लस हाइड्रोजन कितने टोटल? 12। 12 टाइम्स हाइड्रोजन का मास
प्लस 1 टाइम्स फॉस्फोरस का मास प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का भी मास है इसमें। ये टोटल बना रहे हैं इसका 1 मोल के मास को, एमआर को यानी। तो नाइट्रोजन होता है 3 टाइम्स 14 ग्राम्स प्लस 12 टाइम्स 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास है, प्लस 1 टाइम्स 31 ग्राम्स प्लस 4 टाइम्स 16 ग्राम्स। इधर से देखो जरा टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। 3 टाइम्स 14 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 4 टाइम्स 16, 149। तो ये आ रहा है जी 149 ग्राम्स। तो हमने क्या सीख लिया है, हमने अब किसी भी कंपाउंड के लिए 1 मोल का मास निकालना सीख लिया है। एलिमेंट्स के लिए तो पहले से ही सीख लिया था कि एलिमेंट्स का तो डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से ही पता लग जाता है, एआर देखना होता है बस, ठीक है ना। जबकि जो कंपाउंड्स हैं या कोई मॉलिक्यूल्स हैं या कोई आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके लिए फिर हमें उस कंपाउंड का पूरा 1 मोल का मास निकालना पड़ता है, और वो यूजिंग द एआर से ही निकाला जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की जगह आप उसका क्या इंसर्ट कर रहे हो, 3 टाइम्स नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है 14 ग्राम, यानी एआर उसका, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उसका एआर, यानी 1 मोल का मास हर एलिमेंट के लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स ही तो मिलकर उसका 1 मोल कंपाउंड का बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हम किसी भी कंपाउंड के लिए फिर क्या निकाल सकते हैं, एमआर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ा सा अब इसको आगे भी करता हूँ मैं। तो हमारे पास अगली एग्जांपल है ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी CuSO4 कॉपर 2 सल्फेट इसको कहते हैं हम। तो इसका जरा निकालेंगे तो हमारे पास इसमें, अब कॉपर का हमने एआर याद नहीं किया हुआ, तो पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे और वहां पे कॉपर ढूंढेंगे, उसमें जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है कॉपर के साथ वो उसका क्या है, उसका एआर, ठीक है ना। तो हम एमआर निकालने के लिए एक इसमें कॉपर है प्लस एक इसमें सल्फर है प्लस 4 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो जरा कॉपर का मुझे बता दो कितना बनता है, 1 टाइम्स 53.5 होता है मेरा ख्याल। कॉपर का मास देखो कितना है पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें कॉपर पे जाएंगे, ये कॉपर नजर आ रहा होगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो इसके साथ जो बड़ा नंबर है वो कितना है 63.5, यानी इसका ए आर 63.5 है, जबकि इसका प्रोटॉन नंबर इज 29, ठीक है। तो हमें तो ए आर से काम है, तो कॉपर के लिए हमने निकाल लिया उसका ए आर। तो ये है जी 63, ये आपके पास मेरा ख्याल है 64 लिखा है, 63 लिखा है, जल्दी से जरा देखो। तो 63.5 ही लिख लेते हैं अभी के लिए, प्लस 1 टाइम सल्फर होता है S1632, बड़ा नंबर है जो इसका ए आर है 32 ग्राम्स, प्लस 4 टाइम्स 16 ग्राम्स। तो यहां से निकालो इसका टोटल मास कितना बनता है कॉपर सल्फेट का। जी कितना आ गया इसका मास, 159.5। तो ये हमारे पास बनता है 159.5 ग्राम्स। अहमद ये क्या निकाला है आपने जवाब, इसका क्या मतलब है। सर उसका एमआर है, मतलब उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है पूरे कंपाउंड का। रिलेटिव एटॉमिक मास पूरे कंपाउंड का कैसे होगा, एटॉमिक मास पूरे कंपाउंड का, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास पूरे पूरे कंपाउंड कंपाउंड का, का, या एमआर पूरे कंपाउंड का, ये हमें क्या बताता है, उस कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी का मास बताता है। उसके 1 मोल का। हाँ जी, तो 1 मोल ऑफ CuSO4 उसका मास कितना होगा 159.5। 159.5 ग्राम्स। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे 2 मोल कॉपर जल्दी से ला के दो, तो आप कितना मास तो मेजर करेंगे। 159.5 इंटू 2। बिल्कुल ऐसे ही। तो लैब में तो हम मोल नहीं मेजर कर सकते डायरेक्टली, हमें मास के थ्रू मोल मेजर करने को, ठीक है। तो आप उसका यही मास 2 दफा मेजर करके मुझे बोलोगे ये लीजिए 2 मोल कॉपर सल्फेट में आप ले लें, अब आगे जो करना है वो करें, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें यही कॉपर सल्फेट है बट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, यानी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, ठीक है, वेट क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, तो उसका मतलब होता है CuSO4.5H2O, ठीक है। इसका मतलब है जो कॉपर सल्फेट है अब उसमें साथ पानी भी जुड़ा हुआ है, वाटर भी जुड़ा हुआ है उसमें। तो इसका अगर मैं एमआर निकालना चाहूँ तो इसका एमआर कैसे निकालेंगे, तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा इसका। उसी तरह होगा ना, बस प्लस कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही उसी तरह होगा बट प्लस कर देंगे, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, पहले जरा उसी तरीके से करते हैं। तो 1 मोल इसमें क्या है, सॉरी 1 टाइम्स इसमें किसका मास है, कॉपर का मास है, प्लस 1 टाइम्स इसमें सल्फर का मास है, प्लस इसमें 4 टाइम्स ऑक्सीजन का मास है, प्लस इसमें कितने टाइम्स हाइड्रोजन है। अगेन ये अहमद से सवाल है, अहमद इसमें कितने टाइम्स हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन इसमें 10 दफा है। 10 दफे। H2 यहाँ अब पे बात सुनिए साथ ये मुझे। 5 भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 10 टाइम्स हाइड्रोजन का मास है, और ऑक्सीजन कितनी दफा है, ऑक्सीजन 5 दफा है। 5 दफा है, ये 5 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 टाइम्स ऑक्सीजन का मास इधर भी। तो अब जरा हम सारे मास को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कॉपर का मास कितना था जी 1 टाइम्स 63.5 प्लस 1 टाइम्स सल्फर इज 1632 ग्राम्स प्लस 4 टाइम्स 16 ग्राम्स प्लस 10 टाइम्स 1 ग्राम प्लस 5 टाइम्स 16 ग्राम्स इधर भी है। तो बताओ जरा कितना बनता है टोटल मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। 249.5।
अच्छा, तो एम आर बनता है 249.5 ग्राम्स। कोई मुझे ये बता सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस टोटल मैस में, इस पूरी टोटल मैस में वाटर का मैस कितना है? सवाल समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पूरे हाइड्रेटेड क्रिस्टल के मैस में, जिसमें कॉपर सल्फेट भी है, जिसमें वाटर भी है, इसमें वाटर की तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन है मैस की? 18 ग्राम्स। नहीं, वाटर एक दफा तो नहीं है, वाटर तो 5 दफा है। अच्छा, 18 × 5। हाँ जी, 18 × 5 करेंगे कितना बनता है 90 टोटल मैस? ग्राम्स। 90 ग्राम्स। यानी इस 249.5 ग्राम्स में 90 ग्राम्स किधर से आ रहे हैं? वाटर से। और जो रिमेनिंग आपके पास मैस है वो किसकी तरफ से है? वो कॉपर सल्फेट की तरफ से। ऐसे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इसको क्या किया जी, हीट किया, मेरे पास कॉपर सल्फेट था हाइड्रेटेड, उसको मैंने हीट किया, तो ये वाटर जो है ये स्टीम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा कि नहीं? तो मेरे पास क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा। और जो वाटर था 5 मोल्स उस पे, वो 5 के 5 वाटर रिलीज हो जाएंगे। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, हाइड्रेटेड क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए हीट करता हूँ, मैं वाटर से इवेपोरेट कराता हूँ, तो अगर मेरे पास 249.5 ग्राम्स मास था हाइड्रेटेड क्रिस्टल का, मुझे आपने ये बताने, आपके पास जो मास ऑफ क्रिस्टल बच जाएगा आफ्टर हीटिंग, यानी जो ड्राई क्रिस्टल कॉपर सल्फेट है उसका मास कितना बचेगा? 159.5। हाँ जी, पीछे कितना बच जाएगा? 159.5 ग्राम्स इसका बचेगा। यानी जो रिमेनिंग मास है वो किसका था? वाटर का था। वो कितना है? 90 ग्राम्स। वो वाटर की शक्ल में या स्टीम की शक्ल में वहां से वेपराइज कर गया। ठीक है ना? तो यही नहीं हमने निकाला, देखो ना, जब ड्राई कॉपर सल्फेट होता है उसके एक मोल का मास कितना होता है? 159.5। और जो हाइड्रेटेड था उसका मास कितना था? 249.5। तो जब ये हाइड्रेटेड से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, निकाल दोगे आप बाहर, तो पीछे तो ड्राई क्रिस्टल बचेगा, उसका एक मोल का मास हमें पता है। ठीक है ना? तो इसको आपको थोड़ा सा समझ आनी चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, कि वाटर का जो मास था वो फिर उसमें से इवेपोरेट कर दिया, इसी वजह से आपको मास में डिक्रीज नजर आ रहा है हाइड्रेटेड क्रिस्टल से ड्राई क्रिस्टल की तरफ जाने पे। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा, अब एक चीज हम याद कर लेते हैं, मुझे बताओ वाटर का एमआर कितना होता है, यानी एक मोल का मास फॉर वाटर, या वाटर के 18। एक मोल का मास कितना होता है? 18 होता है। तो इसी को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका ये था कि अगर मैंने कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का मास निकालना है, तो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखता कि एमआर में 1 टाइम्स कॉपर आ रहा है, प्लस 1 टाइम्स सल्फर आ रहा है, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन आ रहा है, और साथ साथ 5 टाइम्स वाटर आ रहा है पूरा। इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको स्प्लिट करके। ठीक है? और वाटर की जगह उसका क्या डालेंगे? एमआर। वाटर को स्प्लिट ना करें, इसको 5 टाइम्स वाटर का मास। ठीक है? तो इसका मतलब है कि इधर से भी निकाला जा सकता है एमआर के 1 टाइम्स 63.5 ग्राम्स कॉपर का मास, 1 टाइम्स 32 ग्राम्स सल्फर का मास, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन 16 ग्राम्स ऑक्सीजन का मास, प्लस 5 टाइम्स हाइड्रोजन H2O का कितना मास होता है? 18 ग्राम्स होता है, याद कर लो बेशक। ठीक है? 1 मोल या एमआर ऑफ H2O, एक मोल ऑफ H2O का मास इज 18 ग्राम्स। आप साइड पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम ऊपर कैलकुलेट करके भी आएंगे H2O के लिए। देखो कितना आ रहा था? 18 ग्राम्स आ रहा था। ठीक है? तो 18 ग्राम याद कर लो वाटर के लिए बेशक। तो 5 टाइम्स H2O का मास यानी 18 ग्राम्स। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारे लिए काम क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, लंबा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है? तो यहाँ से निकालो वैल्यू, तो अगेन आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 249.5 ग्राम्स ही आना चाहिए आपके पास। जी, क्लियर है इतनी बात? अब फॉर प्रैक्टिस आप जो है कर लें जी, ये एक एग्जाम्पल ऑफ, लास्ट एग्जाम्पल है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। तो जल्दी से जरा मुझे इसका एमआर कैलकुलेट करके दो, कितना आता है? सोडियम का भी नहीं, सोडियम इज, मैं लिख देता हूँ याद करने में से, तो Na1123 होता है, कार्बन C612 होता है, ऑक्सीजन O816 होता है, और जो आपके पास है वाटर, तो आपने भी थोड़ी देर पहले किया तो याद होगी पहले। सर 286। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बाकियों का भी 286 क्रिएट हो रहा है। तो इसको ना अब आप उसी शॉर्टकट वाले तरीके से करेंगे। इसमें 2 टाइम्स सोडियम का मास है, प्लस 1 टाइम्स कार्बन का मास है, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास है, प्लस अब वाटर को स्प्लिट करने से अच्छा हम इसको लेके 10 टाइम्स H2O का मास इसके अंदर है। तो ये बनेगा जी 2 टाइम्स 23 ग्राम्स, प्लस 1 टाइम्स 12 ग्राम्स, प्लस 3 टाइम्स 16 ग्राम्स, प्लस 10 टाइम्स वाटर का कितना मास है? 18 ग्राम्स। तो ये कितनी बननी चाहिए हमारे पास वैल्यू? 286 ग्राम्स आनी चाहिए।
हाँ जी, ये 286 ग्राम्स क्या चीज़ है? ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास है। हाँ जी, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड Na2CO3 का मास है। हाइड्रेटेड लिखा है तो वाटर साथ आगे नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन चलो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10H2, ये जो आपके पास वेट क्रिस्टल्स हैं उनका 1 मोल का मास आपके पास इतना बनेगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर अब जरा इधर एक लिंक बनाते हैं इन सारी चीजों में जो हमने अभी तक किए, कि मुझे बताओ कि अगर 1 मोल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि CO2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23। तो 1 मोल है, इसका मतलब है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, यानी पार्टिकल्स होंगे इसके। और उन सारों का मिला के मास कितना बनेगा 1 मोल के लिए? 44 44 ग्राम्स ग्राम। बनेगा। ठीक है, यानी इसका 1 मोल 44 ग्राम होता है, यानी 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेने तो वो भी 44 ग्राम होंगे। ठीक है ना? इसी तरह यही बात अगर हम लिखें फॉर NH3, तो 1 मोल ऑफ NH3 कितने ग्राम्स होता है? 17 ग्राम्स होता है मास में। और अगर इस 17 ग्राम्स में पूछूं तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे NH3 के? 6 × 10⁻23। अगेन ये 1 मोल का मास है या 1 मोल ऑफ NH3 लिया है, तो इसमें भी 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आगे CH4 के लिए अभी रिलेशनशिप बना सकते हैं कि अगर मैंने 16 ग्राम्स ऑफ CH4 ले लिया है, तो मैंने कितने मोल्स ऑफ CH4 ले लिया अपने पास? हाँ जी, अगर मैंने 16 ग्राम्स 1 ऑफ मोल। CH4 ले लिया तो मेरे पास कितने मोल्स ऑफ CH4 है? 1 मोल। और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे 16 ग्राम्स के अंदर CH4 के? इस तरह के CH4 के ढेर सारे कितने पार्टिकल्स होंगे टोटल? ए के आगे के आगे के आगे इस तरह के 6 × 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे इसके अंदर। ठीक है ना? तो इसी तरह आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास इज 100 ग्राम्स। और इस 100 ग्राम्स के अंदर या इस 1 मोल के अंदर दोनों सेम ही बातें बता रहे हैं ना। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यूनिट का फर्क है, एक में मोल्स में बात हो रही है, एक में मास में बात हो रही है। तो इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने पार्टिकल्स होंगे? 6 × 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होंगे इसमें। सर अगली क्लास शुरू होने वाली है। बस मैं खत्म करने लगा। तो 5 मिनट में। जी जी, मैं 5 मिनट में हम शुरू करते हैं, खत्म करते हैं सॉरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये रिलेशनशिप्स बना सकते हो। लास्ट एक सवाल है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 आता है जो कि फॉर्मूला ऑफ मोल्स है। वो हमने बाद में कल हम देखेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। टोटल 12 से 13 कॉन्सेप्ट्स हैं और मोल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट इनको क्लियर करके चलना है और रिवाइज करके रखना है। आप मोल्स छोड़ोगे ना तो मोल्स फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए तो सारा भूल जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम उसको साथ साथ रिवाइज करते जाएं मोल्स को। अगेन इसका आपको टोटल कोई 8 से 10 नंबर का सवाल बन सकता है, तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने नोट्स अच्छे तरीके से समझे होंगे मोल्स में करना क्या होता है। एक इसमें आपको 3-4 रेशो सिखाने हैं और एक ये शुरू में बेसिक्स जो है ये सीखी, सारा मोल्स सीधा हो जाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को, जिसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर है, मैं इसको हीट करता हूँ तो मुझे बताओ कि वाटर रिलीज हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर मैंने ड्राई सोडियम कार्बोनेट बनाना है वेट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट से, तो मैं इसको क्या कर लूँ? हीट कर लूँ। तो ये ड्राई क्रिस्टल्स बनेंगे जिसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा पीछे, और जो भी वाटर था वो एज स्टीम जो है वो वहां से क्या कर जाएगा? वेपराइज कर जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर इसका मास 286 ग्राम्स है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा इसका मास कितना होना चाहिए? और आपने कैलकुलेट नहीं करना सेपरेटली, MR नहीं निकालना, आपने डायरेक्टली बताना है यूजिंग मास ऑफ वाटर। हाँ जी, इस 286 ग्राम में वाटर की तरफ से कितना मास आ रहा था? यहाँ पे देखो, ये 10 टाइम्स जो वाटर आपने इसमें ऐड किया है इस 1 मोल में, तो इसकी तरफ से कितना मास टोटल आ रहा था? 180 ग्राम आ रहा था कि नहीं? बताओ जरा। 10 टाइम्स वाटर का मास था इसमें, तो यानी 180 ग्राम्स थे। तो वो 180 ग्राम यहाँ से क्या कर जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे एज जो है हमारे पास 180 ग्राम स्टीम निकल जाएगी भाई। तो पीछे आप मुझे बताओ कि जो सिर्फ ड्राई क्रिस्टल बचा है इसका मास कितना रह जाएगा पीछे? तो 286 में से 180 माइनस करो, कितना बचता है? 106। 106 ग्राम्स ऑफ ड्राई क्रिस्टल बचेगी। बाकी जितना मास ऑफ वाटर था इसमें वो सारा इवेपोरेट करा दिया हमने, ड्राई कर दिया इसको। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो था MR का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मास निकालने के लिए आप MR का किस तरह यूज करते हैं, कैसे MR निकाला जाता है। क्लियर है?